तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वास्थ्य होता क्या है, तो WHO के हिसाब से अभी उपार्जित रोग दो तरीके के होते हैं। एक संक्रामक, आखिरी के अंग है बेटा, पेरिफेरल अंग्स हैं, वहाँ तक बेटा ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से उंगलियाँ वगैरह आपकी नीली, या तो हम पूरा का पूरा एंटीजन दे देते हैं, या हम एंटीजन का वो वाला पार्ट देते हैं जो बीमारी करने की क्षमता रखता है। जितनी जगह खाली है, चोट लगी, वो खाली जगह हो गई, वो विभाजन कर रही है, और जैसे ही पड़ोसी कोशिकाएं मिली, आप जो सोचते हो आपको लगता है आपके आसपास वही हो रहा है, ठीक है, आप यूफोरिया वाली फीलिंग आ जाती है। आप हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस माइंड मैप हिंदी सीरीज़ में। और आज की क्लास में बेटा हम क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी नीट में क्या इंपॉर्टेंस है उस पर हम जिक्र कर लें, या उसका हम जिक्र कर लें। तो नीट में बेटा इस चैप्टर से आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कैन यू बिलीव? हाँ, नीट में इस अध्याय से आपके बेटा 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 12 से 16 नंबर का आपका ये अध्याय है। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेटा, उस पर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की, क्या होता है स्वास्थ्य। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोगों की। फिर बेटा हम बात करेंगे उन रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी की, क्या होती है इम्यूनिटी, कितने प्रकार की होती है। इसके बाद बेटा हम कुछ विशेष रोग हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि एड्स, कैंसर। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रग्स और उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, अल्कोहल किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और कैसे इससे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है। अगर मैं लिख करके नहीं लाती तो कहीं ना कहीं इसको कवर करने में, माइंड मैप में भी हम लोगों को, क्योंकि मैं कुछ कुछ लिख करके बताती तो आपको कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाता। ठीक है, तो ये अपना लाइव नहीं है, ठीक है, माइंड मैप है। तो मैं पूरे चैप्टर की समरी बना करके फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डेफिनेशन जो भी मुझे ज़रूरी लगी मैं सब लिख करके लाई हूँ। आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वास्थ्य होता क्या है, तो WHO के हिसाब से केवल बीमारी का अनुपस्थित होना ही स्वस्थ होना नहीं होता है। स्वस्थ होने के लिए किसी भी व्यक्ति को पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में स्वस्थ होना ज़रूरी है। ठीक है ना। अब प्राचीन काल में अगर हम बात करें, जो यूनानी थे, ठीक है, जो हमारा भारत का जो आयुर्वेदिक तंत्र था, चिकित्सा का आयुर्वेदिक तंत्र था, हिपोक्रेट्स थे, इन सब के हिसाब से बेटा एक ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है, अच्छी तरल की परिकल्पना, नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, अच्छे तरल की परिकल्पना क्या बताती है बेटा, ये जो अपना आयुर्वेदिक जो चिकित्सा का तंत्र है, हिपोक्रेट्स, यूनानवासी, ये सब क्या मानते थे कि शरीर में 4 तरल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रक्त होता है, पीला पित्त होता है, येलो बाइल, काला पित्त होता है, ब्लैक बाइल, और कफ जिसको हम फ्लेम या बलगम कहते हैं। ठीक है, अगर ये चारों तरल संतुलन में है मतलब आप स्वस्थ हो। ठीक है ना, ऐसा माना जाता था कि वो व्यक्ति जिसमें काला पित्त, ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं वो गर्म मिजाज का होता है, उसका व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो गर्म मिजाज की होती है, और उसको बुखार रहता है, उसका शरीर का ताप सामान्य से हमेशा ज़्यादा रहता है। फिर विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट है, विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, किस तरीके से बॉडी के अंदर आपका रुधिर परिसंचरण होता है। इन्होंने बेटा थर्मोमीटर से जो काले पित्त वाले माने जाते थे, उनका जब थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा तो देखा कि उनका भी टेम्परेचर सामान्य है जैसे औरों का होता है। तो कहीं ना कहीं विलियम हार्वे ने इस अच्छे तरल की परिकल्पना को निष्कासित किया कि ये भैया ऐसा गलत होता है, तुम कुछ भी मत बोलो। ठीक है, और उन्होंने ये प्रूफ करके बताया कि देखो मैं थर्मोमीटर से नाप रहा हूँ, वो व्यक्ति जिसका मतलब जिसके अंदर माना जाता है कि पीला पित्त ज़्यादा है, या जिसमें रुधिर या बलगम ज़्यादा है, उसका शरीर का तापमान उससे बराबर है जिसके अंदर काला पित्त है। ठीक है ना, तो विलियम हार्वे ने इस अच्छी तरल परिकल्पना को निष्कासित किया। अब किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो 3 कारक होते हैं, आनुवांशिक विकार, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, संक्रमण, इन्फेक्शन, और तीसरा उसकी जीवन शैली, कैसे खाता पीता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है या नहीं, सोता और जागता कितने बजे है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। फिर हम बात करें बेटा रोग क्या होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का अंग, 2 या 2 से ज़्यादा अंग या अंग तंत्र सही तरीके से काम नहीं करते,
तो उसका बेटा उसके अंगों पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ही रोग कहलाता है, डिजीज कहलाता है। अब रोग कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग मतलब जो जन्म से उपस्थित हैं, जैसे उदाहरण है इसका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम है, जो डाउन संलक्षण है बेटा, ये एक तरीके का आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक है। ठीक है, ये जन्म से होता है, जीन्स में होता है। वहीं बात करें अगर हम बेटा, दूसरे होते हैं आपके उपार्जित रोग, जो आप अपने पूरे जीवन काल में आपको कोई बीमारी लग गई या कुछ लग गया। अब ये उपार्जित रोग दो तरीके के होते हैं, एक संक्रामक जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, दूसरे असंक्रामक। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले जो रोग होते हैं वो जीवाणु जनित हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, विषाणु जनित वायरल हो सकते हैं, कृमि जनित हेलमिंथिक हो सकते हैं, प्रोटोजोन जनित प्रोटोजोअल हो सकते हैं, या कवक जनित फंगल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें असंक्रामक, जो संक्रमित व्यक्ति से नहीं फैलते स्वस्थ व्यक्ति को, जैसे कैंसर। कैंसर वाले व्यक्ति के साथ अगर आप बैठोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कुपोषण का शिकार है, उसके शरीर में विटामिन ए की कमी है, उसकी आंखें कमज़ोर हैं, आप उसके साथ क्योंकि दोस्ती है आपकी, घूमते फिरते हो, तो उसके साथ रह के तुम भी अंधे हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो कुपोषण मतलब अगर किसी में कोई विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो उसके साथ रहने से आप में कमी नहीं हो जाएगी। उसका खाना पीना वैसा है, इसलिए उसके अंदर ही कमी है। एलर्जी हो गई, ठीक है, एलर्जी वाले व्यक्ति के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको एलर्जी नहीं होगी। मानसिक रोग हो गया, उनके साथ अगर आप रहते हैं तो आपको मानसिक रोग नहीं होगा। ठीक है, अब हमें पढ़ने बेटा संक्रमित रोग, और इसी में हम कुछ जीवाणु जनित, जैसे आपके जीवाणु जनित के कई सारे उदाहरण हैं, हम एक बार एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं। किसी भी रोग को पढ़ते समय आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। रोग का नाम, वो रोग किस रोगजनक से होता है, रोगजनक का नाम, वो रोग आपके कौन से, या वो रोगजनक आपके शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। इसके अलावा वो जो रोगजनक है वो कैसे संक्रमित होता है, एक संक्रमित व्यक्ति से कैसे वो स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है, और 5वां आपको उसके लक्षण पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीवाणु जनित रोगों की, तो इसमें आता है सबसे पहले आपका टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो कि सैल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होता है, तो ये जीवाणु जनित रोग हो गया। ये आपकी छोटी आंत को प्रभावित करता है, और ये संदूषित भोजन और खाने से फैलता है, संदूषित भोजन और पानी से फैलता है। लक्षण में लगातार हाई ग्रेड फीवर रहेगा। ठीक है, पेट में दर्द रहेगा, कब्ज की समस्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी, बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम केस है तो आंतों के अंदर छेद हो सकते हैं, जिसके चलते मृत्यु भी हो सकती है एकदम एक्सट्रीम केस में। ठीक है, फिर हम बात करें बेटा, दूसरा आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है वो है निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है बेटा, ये आपके जीवाणु से होता है, कौन से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। ये आपके फेफड़ों और फेफड़ों की कुपिका को, वायु कोष्ठ को प्रभावित करते हैं। ये बेटा कैसे फैलते हैं, तो जो संक्रमित निमोनिया एक तरीके से, या यूँ कह लो कि कोरोना एक तरीके का बहुत ही विकराल रूप था निमोनिया का। तो कोरोना कैसे फैल रहा था, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति वो छींकता है, खांसता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स अगर आप पर आते हैं उससे फैलता है। उसकी आप छुई या इस्तेमाल की हुई चीज़ों को अगर छूते हैं उससे फैलता है। सेम आपका निमोनिया हो गया। ये आपके अंग मतलब फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है तो आपको इसमें भी पहले तो बुखार आएगा, आपको कपकपी आएगी, आपको खांसी रहेगी, ठीक है, सिर दर्द रहेगा, और बहुत ज़्यादा है तो बेटा आपके गंभीर मामलों में, क्योंकि आपकी कुपिकाएं प्रभावित होती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें तरल भर जाता है, तो वो बेटा आपके ऑक्सीजन को नहीं कैरी कर पाती। वो कुपिकाएं जिनमें तरल भर जाता है उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता, और ऑक्सीजन ना होने के कारण वो ऑक्सीजन को रक्त में नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बेटा आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या यूँ कह लो कि आपके शरीर के जो एक्सट्रीम्स हैं, जो उंगलियाँ वगैरह, जो बिल्कुल आखिरी के अंग हैं बेटा, पेरिफेरल अंग्स हैं, वहाँ तक बेटा ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से उंगलियाँ वगैरह आपकी नीली या ग्रे कलर की हो सकती हैं। ठीक है, उससे दिख जाएगा कि आपको ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, फैलता कैसे हमने देख लिया, और ये 2 आपके डिटेल में दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी बैक्टीरियल रोग जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। शिजेलोसिस, जिसको हम बैक्टीरियल डिसेंट्री बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके शिजेला नाम के जीवाणु से होता है। फिर प्लेग आपका यर्सीनिया पेस्टिस नाम के जीवाणु से होता है, और चूहे बेटा इसका संक्रमण करते हैं। फिर इसके अलावा आ गया आपका डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। फिर हम बात करें आपका टिटनेस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से होता है, तो आपको इनके रोगजनक पता होने चाहिए। फिर हम बात करें बेटा आपके विषाणु जनित, तो विषाणु जनित का एक उदाहरण दिया है आपकी एनसीईआरटी में, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। सामान्य जुकाम और निमोनिया में ये अंतर होता है कि निमोनिया आपके श्वसन पथ के आखिरी भाग, कुपिकाओं को प्रभावित करता है। वहीं अगर हम बात करें सामान्य जुकाम, वो आपके ऊपरी श्वसन पथ को, आपके नाक वगैरह को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बेटा आपको ऐसे नेजल कंजेशन रहेगा, ऐसे नाक सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, हो सकता है नाक से पानी बहे। ठीक है, उसकी वजह से आपको सर दर्द वगैरह हो सकता है। ये इसके कुछ लक्षण हैं। 3 से 7 दिन में बेटा खुद से ठीक हो जाता है ये।
ये जिस वायरस से होता है वो ऐसे वायरस का समूह है जो आपके नाक को अफेक्ट करते हैं, जिनको बेटा हम राइनो वायरसेस कहते हैं। फैलते कैसे है? तो बेटा कॉमन कोल्ड भी वही संक्रमित व्यक्ति से, अगर आप उसके पास रहोगे, वो छींकेगा खांसेगा तो उसकी बूंदें आप पर आ सकती है, उससे हो सकता है। ठीक है, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे उससे हो सकता है। और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? आपके ऊपरी श्वसन पथ को, ठीक है, नाक और नासा कक्ष वगैरह को। और बेटा अगर हम वायरल की बात करें तो आपका चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू होता है डेंगू वायरस से, चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया वायरस से। ठीक है, ये आपके वायरल डिजीज हो गए। एड्स हो गया जो कि बहुत घातक है, जानलेवा होता है। ठीक है, फिर हम बात करें इसके बाद आपके कृमि जनित रोगों की, हेलमिंथिक डिसऑर्डर्स की। कृमि जनित में दो हो गए आपके एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस। एस्केरियासिस एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नाम के गोल कृमि से होता है। ये आपकी छोटी आंत को प्रभावित करता है। इसके अंदर बेटा संक्रमण संदूषित भोजन और पानी से होता है। इसके लक्षण जो होते हैं वही बुखार वगैरह रहेगा, यहाँ पर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ये इसके कुछ लक्षण हैं। एक्सट्रीम केस में बेटा यहाँ डेथ भी हो सकती है एस्केरियासिस के केस में। ठीक है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई इस वजह से। ठीक है, बात करें फाइलेरियासिस की, जो कि फाइलेरियल वर्म से होता है। फाइलेरियल वर्म हो गया आपका वूचरेरिया, वूचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वूचरेरिया मलाय, बेटा इसकी कुछ स्पीशीज या प्रजाति हो गई। इसको हम हाथी पाँव एलिफेंटाइसिस या हस्तपात भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके जो लसिका वाहिनियां हैं उनको प्रभावित करता है। संक्रमित कैसे होता है? तो बेटा एक मादा क्यूलेक्स नाम की जो मच्छर होती है उसके काटने से बेटा इसका संक्रमण होता है। और इसके लक्षण जो, ये पहली बात तो एक दीर्घकालिक बोलते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर, बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक जब ये फाइलेरियल वर्म आपकी लसिका वाहिनियों में पड़ा रहेगा तब जाकर के बेटा ये अपने लक्षण दिखाता है। और जब ये लक्षण दिखाता है तो बेटा ये एक जनरली ऐसा होता है कि आधे शरीर को अफेक्ट करता है, आधे पैर को, आधे जन्नांग को, जिसकी वजह से एक पैर तो एकदम बिल्कुल हाथी जैसा हो जाएगा, दूसरा नॉर्मल रहेगा, तो बहुत एसिमेट्री देखने को मिलती है, बहुत गंभीर विकृतियां देखने को मिलती हैं। ये हो गया बेटा आपका फाइलेरियासिस। फिर हम बात करते हैं बेटा आपके कौन से हो गया, प्रोटोजोआ, कवक जनित। कवक जनित की अगर हम बात करें फंगल में तो आपकी दाद खाज खुजली, ये बेटा होता है आपके कुछ कवक, उनके कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपका एपिडर्मोफाइटोन हो गया, ट्राइकोफाइटोन हो गया, माइक्रोस्पोरम हो गया। ये आपकी त्वचा को, आपके स्कैल्प को, आपके नाखूनों को, ठीक है, उंगलियों के बीच में जो जगह होती है उसको प्रभावित करता है। होता कैसे? तो मिट्टी से हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति का अगर आप तौलिया, कंघी ये सब यूज़ करते हैं इससे हो सकता है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं? तो जहाँ कहीं भी बेटा आपको ये दाँत खाज खुजली होगी, तो नाम ही है ना दाँत खाज खुजली, वहाँ पे आपको खुजली होगी, वहाँ की स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, आपको ऐसे खर 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 आवाज़ आएगी, मतलब स्केली सा लीजन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपके रिंगवर्म में। अब हम बात करें आखिरी आपके प्रोटोजोआ जनित में, तो प्रोटोजोआ जनित में आपको दो पता होना चाहिए। पहला पता होना चाहिए अमीबियासिस, जिसको हम अमीबियता बोलते हैं। ये बड़ी आंत को अफेक्ट करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोआ से होता है। फैलता ये भी संदूषित भोजन और पानी से है। जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं जो खुले में ऐसे मल वगैरह बैठा पड़ा होता है उसके ऊपर बैठती हैं, फिर आकर के खाने की चीज़ों में बैठती हैं, उससे बेटा ये फैलता है। और लक्षण इसके अगर हम बात करें तो भाई, ठीक है, आपको बुखार तो लगभग सब में ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कब्ज हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता जिसको हम बोलते हैं, पेट में दर्द रहेगा, आपके जो बड़ी आंत को अफेक्ट कर रहा है ना, तो आपका जो मल त्याग होगा तो मल के साथ श्लेष्मा और ब्लड इसका भी लॉस हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा इसी में आता है आपका मलेरिया। मलेरिया होता है आपके प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम जो आपका प्रोटोजोआ है उससे। प्लाज्मोडियम की कई सारी प्रजातियां होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है बेटा, इससे बहुत घातक मलेरिया होता है, मेलिग्नेंट मलेरिया जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। ठीक है, बाकी से तो मलेरिया नॉर्मल होता है। अब ये जो आपका प्लाज्मोडियम होता है बेटा, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसको दो परपोषी कोशिकाएं चाहिए। पहला बेटा इसको चाहिए जो प्राथमिक परपोषी कोशिका है वो है इसकी मादा एनाफिलिस मच्छर। प्राथमिक इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ये अपना लैंगिक जनन पूरा करता है। और द्वितीयक परपोषी कोशिकाएं हैं, द्वितीयक परपोषी हैं इसके हम मानव, जिसके अंदर ये अपनी अलैंगिक जनन करता है। अब ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमारी यकृत कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम में बेटा आपको इसका पूरा लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। होता क्या है, एक संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर जो है उसकी लार ग्रंथियों में जीवाणुज नाम की एक अवस्था पाई जाती है, जिसको हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। ये जीवाणु जो है स्पोरोजोइट्स हमारे लिए संक्रमित अवस्था है, ये हमें संक्रमण कर सकती है। जब भी ये मादा एनाफिलिस मच्छर हमारा खून चूसेगी तो उसकी लार से बेटा वो जीवाणुज या स्पोरोजोइट्स हमारे रक्त में एंटर हो जाएंगे,
और हमारे रक्त से बेटा ये पहुंच जाएंगे यकृत कोशिकाओं में। यकृत कोशिकाओं के अंदर ये अलैंगिक जनन करेंगे। अलैंगिक जनन करके अपना जब गुणन करेंगे तो यकृत कोशिकाएं फट जाएंगी। जब यकृत कोशिकाएं फटेंगी बेटा तो ये जो आपके इन्फेक्टेड स्टेट है ये बेटा आपकी आरबीसीज लाल रुधिर कणिकाओं तक पहुंच जाएगी और लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर भी बेटा ये अपना अपना गुणन करेगी अलैंगिक जनन करके। और एक टाइम आएगा जब आपकी आरबीसीज फट जाएंगी, आपकी लाल रुधिर कोशिकाएं भी फट जाएंगी। लाल रुधिर कोशिकाओं के फटने से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। ये केमिकल बेटा ये रिलीज होता है हर 48 घंटे में, हर तीसरे दिन में, है ना, 3 से 4 दिन में। जब आपका ये हीमोजोइन रिलीज होता है तब बेटा जो क्लासिक फीवर होता है ना मलेरिया का, वो होता है क्लासिक फीवर, एकदम ठंड के साथ मतलब बुखार चढ़ना, ठीक है, हर तीसरे दिन। और फिर बेटा उसके बाद ये गैमीटोसाइट्स युग्म जनक कोशिकाएं हमारे आरबीसी हमारे ब्लड में पाई जाएंगी। अब कभी भी अगर कोई सामान्य जो संक्रमित नहीं है मादा एनोफिलस मच्छर वो जब बेटा हमारा खून चूसेगी तो हमारे रक्त से ये गैमीटोसाइट्स उनके आहार नाल में प्रवेश कर जाएंगे। उनके आमाशय या उनकी जो आहार नाल है उसमें जाकर के बेटा ये गैमीटोसाइट्स मतलब निषेचन करेंगे, लैंगिक जनन होगा और वहां जाकर के बेटा निषेचन के बाद ये बनाते हैं स्पोरोजोइट्स और स्पोरोजोइट्स आकर के वापस से उस मादा एनोफिलिस की लार ग्रंथियों में बैठ जाएंगे। अब ये एक संक्रमित मादा एनोफिलिस है, ये जब बेटा किसी भी इंसान का खून चूसेगी तो उसकी लार ग्रंथि से वापस से ये जीवाणुज स्पोरोजोइट्स जो है वो इंसान में पहुंच जाएंगे, वापस से ये साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो ये हीमोजोइन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोजोइन रिलीज होता है तब जाकर के बेटा आपके ये क्लासिक फीवर आता है बुखार का, मलेरिया का, हर 48 घंटे में, ठीक है। अब कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स जैसे कि रोगजनक क्या होता है, ये आपके जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, कृमि हो सकते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, जो संक्रमण करते हैं। वाहक क्या होते हैं, ऐसे जीव जो रोगजनक को किसी भी परपोषी कोशिका तक पहुंचाते हैं, जैसे घरेलू मक्खियां हो गई, एनाफिलिस मच्छर हो गया, क्यूलेक्स मच्छर हो गया, आपका एडीज मच्छर हो गया, सारे मादा, ठीक है। फिर आखिरी हो गया बेटा आपका कि परपोषी कौन होता है, जिसके अंदर संक्रमण हो रहा है इन रोगजनकों द्वारा, उसको हम परपोषी बोलते हैं। अब इन सभी रोगों से बचाव कैसे हम इनका रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो बेटा इनसे बचाव के लिए एक तो हमारे पास बहुत ईजी तरीका है, टीकाकरण करा लो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बहुत घातक हो सकती हैं जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह, उनसे बचने के लिए बेटा टीके अवेलेबल हैं, आप टीकाकरण ले सकते हैं, ठीक है। बायोटेक की मदद से कई सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं जो हम इलाज में ले सकते हैं, ठीक है, जिनसे हम इन रोगजनकों को मार सकते हैं। और बचा कैसे जा सकता है, तो टीके के अलावा दूसरा है कि साफ सफाई रखो भैया, स्वच्छता रखो, हाइजीन रखो, पर्सनल हाइजीन रखो, अपनी साफ सफाई रखो, अपने नाखून बाल ये सब डेली नहाओ, ठीक है। इसके अलावा आप क्या खा पी रहे हो वो आप ध्यान रखो, ठीक है, खुले की चीज़ें मत खाओ, चीज़ें हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए, इवन अपने घर में भी चीज़ों को खाने वाली को हमेशा ढक के रखो। फिर ठीक है, ये हो गया आपकी पर्सनल हाइजीन। फिर आती है आपकी एनवायरमेंटल हाइजीन, जन स्वच्छता, जिसमें आप अपने आसपास साफ सफाई रखो, अपने आसपास कहीं पानी मत जमा होने दो, कहीं पर भी ऐसा पानी जो आपके आसपास है मतलब तालाब वगैरह में जहाँ पर पानी जमा है तो कोशिश करो उसको आप समय समय पर साफ करते रहो, उसको आप क्या बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट वहाँ पे छिड़कते रहो, जिससे कि वहाँ पर मच्छर अच्छर ना पनपे, वो ब्रीडिंग ना करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसा है कि वहाँ पर मच्छर आ सकते हैं, उनके लार्वा वगैरह, तो मच्छर अपना गुणन कर सकते हैं, तो ऐसे तालाबों में या कुंडों में आप लाकर के गंबूजिया नाम की मछली छोड़ दो। गंबूजिया क्या करती है बेटा, ये मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है, ठीक है, तो उसका खाना ही मच्छर के लार्वा है, तो मच्छर अपनी कभी भी जनसंख्या नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आप बीमार नहीं होगे। फिर भी मच्छरों से बचने के लिए आप और क्या कर सकते हो, आप अपने घर में दरवाजे खिड़की जो आपके लोहे के दरवाजे के आपके लकड़ी के गेट हैं, उसके अलावा आप जाली के गेट लगा सकते हो कि हम वेंटिलेशन के लिए कई बार होता है कि दरवाज़ा खोल देते हैं, तो जाली वाला गेट अगर बंद रहेगा तो मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। घर के अंदर आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करो, आप मॉस्किटो रेपेलेंट जो क्रीम्स वगैरह होते हैं, ओडोमॉस वगैरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इन रोगों से बच सकते हो। यहाँ पर खत्म होता है बेटा मानव में सामान्य रोग। फिर हम बात करते हैं प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी क्या होती है। तो आपकी शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को हम बेटा प्रतिरक्षा कह देते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक जो जन्म के साथ उपस्थित होती है जिसको हम बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी जो हम पूरे जीवन काल में जैसे जैसे बीमारियों से मिलते जाते हैं हम उनको बनाते जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आपकी सहज प्रतिरक्षा होती है बेटा ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। जो जन्म के साथ आपकी प्रतिरक्षा उपस्थित है वो किसी एक बीमारी के लिए नहीं है, वो सब बीमारियों के लिए,
ठीक है। और ये बेटा जो प्रतिरक्षा होती है ये कुछ रोध के रूप में आपके शरीर में पाई जाती है, मतलब कुछ बैरियर्स है, बैरियर्स जो किसी भी रोगजनक को एंटर करने से रोकेंगे। तो ये जो आपके रोध होते हैं 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं बेटा आपके क्या बोलते हैं हम इनको, फिजिकल बैरियर्स, है ना, दरवाजा ही लग गया है कि अंदर जा ही नहीं सकते। जैसे आपकी त्वचा, त्वचा से कोई रोगजनक अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए तो देखो वो प्लाज्मोडियम मच्छर के लार में जाकर बैठ कर जा रहे हैं, ठीक है। जब मच्छर खून चूसने के लिए हमारी बिल्कुल ब्लड तक अपना डंक लगा देगा, तब उसमें शांति से वो निकल जाएगा स्पोरोजोइट जीवाणुज, ठीक है ना। तो त्वचा हो गई आपकी, जितनी भी ये पथ हो गए, आहार नाल हो गए, श्वसन पथ हो गए, इन सब में बेटा श्लेष्मा स्रावित होती है। तो श्लेष्मा और त्वचा ये बेटा किसी भी रोगजनक को अंदर जाने से रोकती है। तो ये फिजिकल बैरियर्स हो गए, ये आपके शारीरिक रोध हो गए, ठीक है। फिर आते हैं आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जिनका काम ही यही है। जैसे आपकी आंखों में अगर कोई कीड़ा चला गया छोटा मोटा, तो आप जब तक साफ करोगे तब तो मर के निकलता है, ठीक है, क्योंकि आपके आंखों के अंदर जो आपका आंसू है उसमें बेटा लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि इनको मार देता है, ठीक है। तो अश्रु में लाइसोजाइम की उपस्थिति, इसका काम ही है, कोई आया तो मार दो, ठीक है। इसके अलावा जब आप खाना खाते हो तो आपकी लार में बेटा लाइसोजाइम पाया जाता है, जिसका काम होता है अगर कोई भी जीवाणु वगैरह खाने के थ्रू जा रहा है उसको मार देना। फिर भी बच गया तो आपके आमाशय में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, अम्लीय माध्यम होता है, उस अम्लीय माध्यम में उसको मार दिया जाता है। फिर भी अगर बच गया तो आपकी आंत में भी बेटा ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो इनको खत्म करने का काम करते हैं। तो हर लेवल पे बेटा इनको खत्म करने का काम चल रहा है। ये हो गए आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बाद आते हैं बेटा आपके सेलुलर बैरियर्स। आपके शरीर में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अगर कोई रोगजनक वहाँ तक पहुँच भी गया तो उनको खा जाएंगी। सेलुलर बैरियर्स में बेटा आपके हमने पढ़े थे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इनका काम ही भक्षण होता है, भक्षाणु कोशिकाएं होती है ना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, PMNL, ये जो होती है बेटा इनका काम होता है भक्षण करना। मोनोसाइट्स का काम होता है भक्षण करना। नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, इनका काम होता है भक्षण करना। महाभक्षाणु कोशिकाएं हो गई, इनका काम होता है भक्षण करना। तो ये आपकी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका काम है किसी भी रोगजनक को खा जाना। तो ये आपके सेलुलर बैरियर्स हैं, ये भी कोशिकाओं तक या ऊतक तक आपके किसी भी रोगजनक को रोकने का काम करती हैं। फिर आते हैं आपके लास्ट साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स बेटा ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर कोई विषाणु से संक्रमित कोशिका है, मतलब कोई विषाणु आपके शरीर में प्रवेश हुआ, ये तीनों रोध उसको नहीं बचा पाए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेलुलर बैरियर्स से पार करके निकल भी गया अगर वो कोई रोगजनक जैसे विषाणु, तो बेटा वो कोशिका जो उस विषाणु से संक्रमित हो गई है वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये केमिकल्स पड़ोसी कोशिकाओं को सतर्क कर देते हैं कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो निपट गया, तुम लोग बच लो, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके आखिरी, बिल्कुल मतलब एक सैक्रिफाइस करके बाकियों को बचाने का काम करता है। ये हो गए बेटा आपके साइटोकाइन बैरियर्स। तो 4 तरीके के रोध होते हैं जो कि आपको सहज मतलब जन्म से प्राप्त होते हैं, और ये हर तरीके की बीमारी के अगेंस्ट फाइट करने का काम करते हैं। ये इनका कोई फिक्स नहीं है कि मैं टीबी को ही मारूंगा या टीबी के बैक्टीरिया को मारूंगा, मैं एड्स के वायरस को ही मारने का काम करूंगा ना। ये सबको रोकने का, सबको मतलब अंदर जाने से प्रवेश, मतलब अंदर प्रवेश करने से रोकने का काम करते हैं। प्रवेश कर लिया तो उनको खाने का काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सहज प्रतिरक्षा। फिर हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा हमारा शरीर बनाता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। जैसे जैसे ये रोगजनक से मिलता है ये उसको पहचानता है और उसके अगेंस्ट बेटा ये अपनी सेना बनाता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा हर एक रोगजनक के विपरीत एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है। अगर आपको पहली बार चिकन पॉक्स हुआ है या स्मॉल पॉक्स हुआ है तो पहली बार तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि आपके शरीर जब तक वो पहचानता कि ओ हो कोई बाहर से आया है ये मुझे मारेगा, तब तक वो बाहर से आया हुआ जो भी आपका विषाणु है इसने आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं को अटैक कर दिया, ठीक है। आपके शरीर को पहचानने में टाइम लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहचाना उसने सेना बनाई और उसको मार दिया, ठीक है। अब दूसरी बार जब बेटा यही सेम वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो आपका शरीर एकदम सतर्क हो जाए, ओहो ये तो वही है जो पहले आया था, अरे पकड़ो अपनी सेना तैयार है, उनको भेजो। अपनी वो सेना इन्हीं को मारने के लिए मतलब तैयार, ट्रेंड है, तो उसी सेना को निकालो जाकर के। तो ये विशिष्ट प्रकार का, जिस रोगजनक को मारने के लिए बेटा ये प्रतिरक्षा तंत्र तैयार हुआ है ये उसी रोगजनक को मारेगा, ठीक है ना। तो ये विशिष्ट प्रकार की है, ठीक है। और ये स्मृति के आधार पर मतलब स्मृति के फंडा पे आधारित होती है कि पहली बार मिले थे तो पहचाना, समय लगा सेना बनाने में, सेना को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी, और समय लगा सेना बनाने में, लेकिन एक बार बना ली तो फिर मारा पकड़ के, ठीक है। दूसरी बार अगर सेम रोगजनक आया है तो हमारी उसने एकदम याद, ओहो ये तो वही वाला है, निकालो उस वाली सेना को, भेजो, वो इसी को मारने के लिए ट्रेंड है, ठीक है। तो ये स्मृति पर आधारित होती है, मेमोरी बेस्ड आपकी ये प्रतिरक्षा होती है। अब इसमें जो 2 तरीके के मैंने बताया कि पहली बार जब कोई रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश करेगा
तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसको पहचान करके उसके अगेंस्ट मारने का काम करेगा। तो ये उसकी प्राथमिक अनुक्रिया होगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, क्योंकि उसने पहली बार देखा है, पहली बार उसको पहचाने, अच्छा ये तो दुश्मन है, अच्छा ये ऐसे काम करता है, इसके पास ये हथियार है, तो हम भी ये हथियार लाएंगे, और वो उस तरीके से उसको मारने का काम करेगा, है ना। तो प्राथमिक अनुक्रिया जो होती है वो हमेशा लो इंटेंसिटी की होती है, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, निम्न तीव्रता की होती है, और उसको समय लगता है काम करने में। लेकिन दूसरी बार बेटा अगर वही रोगजनक आएगा तो आपकी जो द्वितीयक अनुक्रिया, आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो रोगजनक अंदर गया था, आपको बीमार भी, लक्षण भी नहीं आएंगे कोई, और आपका शरीर के जो सोल्जर्स तैयार हैं, जो प्रतिरक्षी तैयार हैं, उनको पकड़ के पहचान के मार भी देंगे, है ना। तो जो दूसरी अनुक्रिया होती है जिसको हम द्वितीयक अनुक्रिया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, ये बेटा बहुत ही उच्च तीव्रता की होती है, बहुत फास्ट काम करती है, ठीक है। अब उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, इसके बारे में हमने बात की थी रासायनिक नियंत्रण वाले अध्याय में, ठीक है, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण में। ये आपकी जो थाइमस ग्रंथि होती है बेटा, वो थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट्स का विभेदन करती है, और वहां पर बेटा जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं ये कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा देते हैं। यही कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम करती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब अगर कोई आपने अंग प्रत्यारोपण किया है तो आपकी यही कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा पहचानती है, अच्छा ये तो अपना नहीं है, इसको मारो। एक तो आपने ऑपरेशन कराया, इतना पैसा खर्च किया, अपना शरीर बर्बाद किया कोई अंग लेने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने उसको पहचान लिया, तो बाहर का, इसको मारो पकड़ के, है ना। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है, आप कोई भी प्रत्यारोपित अंग को पहचान के खत्म करने का काम बेटा ये कोशिका माध्यित, ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका तरल प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तरल प्रतिरक्षा को तरल इससे बोलते हैं क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज बनाते हैं बेटा वो ब्लड में घूमते रहते हैं, ठीक है, और ब्लड में घूमते रहते हैं बोल रही हूँ मैं, ये जो एंटीबॉडीज बनाते हैं बेटा, ये एंटीबॉडीज आपके ब्लड सेल्स बनाते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो बनाते हैं, और एंटीबॉडीज बनते तो ब्लड में, वहाँ से ही पहुँच जाते हैं आपकी लसिका वाहिनियों में या लसिकांगों में। तो इसको बेटा हम तरल प्रतिरक्षा बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, और इसको बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो है आपकी बी लिम्फोसाइट्स, बी लसिकाणु। ये जो बेटा बी लसिकाणु है ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, लेकिन इन बी लसिकाणुओं को एंटीबॉडीज बनाने में आपके टी लसिकाणु ही हेल्प करते हैं, ठीक है। इनमें बहुत 4 तरीके के सेल्स होते हैं आपके, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं जिनको हम किलर टी सेल्स या CD8 सेल्स बोलते हैं, इसमें आपके हेल्पर टी सेल्स होते हैं जिनको हम CD4 सेल्स बोलते हैं, इसमें आपके मेमोरी टी सेल्स होते हैं जो स्मृति टी सेल्स है ना, और इसमें आपके सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है, एक तो जिन्होंने एंटीबॉडीज बना दी, दूसरे आपके मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होते हैं बेटा, तो एंटीबॉडी बेटा प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, याद करिए हमने पढ़ा था प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को हम प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो बेटा प्रोटीन होती है एंटीबॉडीज में 4 प्रोटीन की लड़ियां पाई जाती हैं, 4 प्रोटीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिनमें 2 लंबी श्रृंखलाएं हैं जिनको आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 2 लंबी श्रृंखलाएं हैं, तो ये भारी भी होंगी, लंबी है तो भारी है, इसलिए हम इनको बोलते हैं 2 हैवी, और 2 बेटा इसमें छोटी और हल्की श्रृंखलाएं, इनको हम बोलते हैं 2 लाइट। तो इसको बेटा हम H2L2 अणु बोलते हैं, जिसमें 2 भारी 2 हल्की श्रृंखलाएं, प्रोटीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। अब एंटीबॉडीज बेटा, अच्छा ये आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, ये आपको दिख रही हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके डाई सल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो इनको आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। अब इसमें बेटा जो ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहीं पर आकर के कोई भी आपका प्रतिजन जुड़ता है। प्रतिजन क्या है बेटा, जो आपको बीमार करने के लिए आया है, जो रोगजनक है उसी को हमने प्रतिजन बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी जो प्रतिजन होता है वो यहीं आकर के जुड़ता है। प्रतिजन का वो भाग जो आकर के यहाँ से जुड़ेगा उसको हम एपिटोप, और ये आपका प्रतिरक्षी का वो भाग जो उससे जुड़ेगा उसको हम पैराटोप बोलते हैं, एपिटोप पैराटोप, उसको भी आप छोड़ दो। बस आप इतना जानो कि जो प्रतिरक्षी होता है उसका एक सिरा होता है जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, जिससे वो रोगजनक से जुड़ने वाला है, एंटीजन से जुड़ने वाला है, ठीक है। अब ये जो बेटा आपके एंटीबॉडीज होते हैं ये कई सारे प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हैं IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, तो इन प्रतिरक्षी को ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। ये जो आपके IG हैं ये मैंने इस क्रम में लिखे हैं, ये बढ़ते से घटते क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं, ठीक है, यहीं पर मैं लिख देती हूँ, सबसे ज़्यादा जो होते हैं बेटा वो होते हैं आपके IgG, ठीक है,
और सबसे कम जो होते हैं वो होते हैं आपके IgE। ठीक है, तो ये ज़्यादा से कम घटते क्रम में मैंने लिखे GAMDE। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये सबसे ज़्यादा ज़रूर होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटे होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं। और क्योंकि बेटा ये सबसे छोटे होते हैं, इसीलिए ये गर्भावस्था के टाइम पर अपरा जो प्लेसेंटल बैरियर होता है उसको पार करके माँ से बच्चे तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा IgM बेटा ये सबसे बड़े प्रतिरक्षी होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया आपका प्रतिरक्षा सहज और उपार्जित। दूसरा बेटा हम प्रतिरक्षा को दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी बनाता है। पैसिव इम्यूनिटी में आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कुछ नहीं कर रहा, उसको बने बनाए हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं। ठीक है, क्यों बने बनाए दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम बने बनाए नहीं देंगे तो बेटा हो सकता है मरी जाए वो, है ना, समय लगता है। अब ये एक्टिव और पैसिव भी दो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो नेचुरल एक्टिव क्या होता है? मतलब आपका शरीर प्रतिरक्षी बना रहा है, नेचुरली बना रहा है। नेचुरली मतलब आपके शरीर में कोई भी, अब जैसे कोरोना हुआ था, सबको हुआ, काफियों को हुआ, सबको तो नहीं हुआ, काफियों को हुआ। ठीक है, तो जब कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया तो सब तो नहीं मरे ना। कौन नहीं मरा? जिसके शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश किया उसके शरीर ने उस वायरस से लड़ लिया, उस वायरस को पहचान के उसके विपरीत प्रतिरक्षी बना लिए। तो प्रतिरक्षी शरीर ने बनाए, कब बनाए? जब प्राकृतिक रूप से कोई प्रतिजन, कोई वायरस आपके या जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश किया, उसको पहचाना और उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बना करके उससे लड़ा। तो ये हुआ आपका नेचुरल एक्टिव। नेचुरली आपको इन्फेक्शन हुआ और एक्टिवली आपकी बॉडी ने पार्टिसिपेट करके एंटीबॉडीज बनाए। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियली मतलब यहाँ पर हम आपके शरीर में प्रतिरक्षी भेज रहे हैं, लेकिन प्रतिजन भेज रहे हैं, हम आपके शरीर में प्रतिजन भेज रहे हैं और आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर रही है और उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। अब दोनों में अंतर क्या है बेटा? तो नेचुरल केस में बेटा जो भी आपको रोगजनक अंदर प्रवेश किया है वो बहुत घातक है। ठीक है, वो बीमारी करने की क्षमता रख रहा है, उससे लड़कर के उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बनाना नेचुरल हो गया। आर्टिफिशियल में बेटा, आर्टिफिशियल में हम आपके शरीर में जो प्रतिरक्षी, जैसे वैक्सीन लगवाते हैं अपन, ठीक है, हम जो वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन क्या, आपने सुना होगा जब कोरोना हुआ था तो बहुत सारे टीवी में ऐसे चले थे, अरे ये सरकार की वैक्सीन है, ये मारने का काम कर रही है, ये हमें वायरस ही दे रहे हैं। सही बात है, वो आपको वायरस ही दे रहे थे। कोरोना की वैक्सीन में कोरोना का वायरस ही दिया गया था, लेकिन कोरोना का वायरस बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में दिया गया था, ऐसी अवस्था में दिया गया था कि वो आपको बीमार नहीं कर सकता, लेकिन आपके शरीर की उससे भेंट करानी जरूरी है। एक तो ऐसा हुआ जैसे कि आप बॉर्डर पे गए और बॉर्डर पे सामने, आपकी बॉर्डर पे ड्यूटी थी, अचानक से सामने से आतंकवादी हमला हुआ, आपने आतंकवादियों को पहचाना और आपने उसको मारा, आपने उसके अगेंस्ट अपनी पोजीशन ली और आपने उसे मारा। ये हो गया नेचुरल और एक्टिव। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव में हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम आपको जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम आपके सामने आतंकवादी जैसी लोग बना करके भेज रहे हैं, हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं कि देखो आतंकवादी ऐसे होते हैं, ये आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन है ये आतंकवादी, मतलब आतंकवादी जैसे हैं। ठीक है, या ये निष्क्रिय आतंकवादी हैं, ये आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपको सतर्क, आपको पता होना चाहिए कि आतंकवादी दिखता कैसे, हमें मारना कैसे, और आपको उस हिसाब से तैयार रहना। तो यही होता है बेटा आपके आर्टिफिशियल एक्टिव में। हम आर्टिफिशियली आपको बिल्कुल वीक फॉर्म में या मृत फॉर्म में, या तो हम पूरा का पूरा एंटीजन दे देते हैं, या हम एंटीजन का वो वाला पार्ट देते हैं जो बीमारी करने की क्षमता रखता है, हम वो दे देते हैं। ठीक है, आपका शरीर उसे पहचानता है, लेकिन वो निष्क्रिय है ना, आपको बीमार नहीं कर रहा, पर आपके शरीर को ट्रेनिंग दे रहा है कि ये बना लो भैया प्रतिरक्षी, ताकि दोबारा आए सच में जब बीमार करने तो तुम तैयार रहो और उसको पकड़ सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखा सको, है ना। तो यहाँ पर बेटा जो टीके, जो जितने भी वैक्सीन हैं बेटा, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब वैक्सीन आपके 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है बेटा, इसमें हम पूरा का पूरा रोगजनक दे रहे हैं, है ना। पोलियो वैक्सीन ले लो, हमने पूरा का पूरा पोलियो वायरस ही आपके शरीर में डाल दिया, है ना, निष्क्रिय अवस्था में डाला है, मृत अवस्था में डाला है, लेकिन डाल दे कि आपका शरीर पहचान ले पोलियो वायरस होता कैसे है और उसके अगेंस्ट सेना बना के रख ले। ठीक है, ताकि सच में जब पोलियो वायरस आए तो तुम उसको तीव्र इंटेंसिटी से रिस्पॉन्ड कर सको। दूसरी होती है आपकी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। इसमें बेटा हम पूरा रोगजनक ना दे करके हम केवल उसका वो भाग देते हैं जो मतलब बीमारी फैला सकता है। ठीक है, हम केवल वो प्रोटीन देते हैं, जैसे आपका BCG वगैरह। ठीक है, वो वाला वैक्सीन। तीसरा आ गया बेटा आपका थर्ड जनरेशन वैक्सीन।
यहाँ पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इसको हम डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगी डीएनए की मदद से बेटा हम वैक्सीन बना करके देते हैं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बेटा आपका 3rd जनरेशन वैक्सीन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हमने ईस्ट का इस्तेमाल करके वैक्सीन को तैयार किया। ये हो गया आपके, यहाँ पर प्रतिरक्षी आपका शरीर बना रहा है, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी बना रहा है। एक जब नेचुरली आपको इन्फेक्शन है और दूसरा हम आर्टिफिशियली इन्फेक्शन इंड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। दूसरे हो गए बेटा निष्क्रिय, यहाँ पर आपको आपके शरीर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, हम बने बनाए प्रतिरक्षी आपके शरीर में डाल रहे हैं। पहला जो जन्म से आपको मिल रहे हैं, नेचुरली आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला आईजीजी, ये अपरा द्वारा माँ के शरीर से, मतलब अपरा को पार करते हुए माँ से बच्चे में पहुंच जाता है, तो बच्चा पैदा हो रहा है आईजीजी के साथ, ठीक है। दूसरा आईजीए कोलेस्ट्रम, जो बच्चा पैदा होने के बाद शुरुआती कुछ दिनों में माँ का जो दूध पीता है, जो हल्का गाढ़ा होता है, उसमें बेटा आईजीए होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम द्वारा जो बच्चे को मिल रहा है वो मिल रहा है आईजीए। तो ये दोनों बच्चे को बने बनाए मिल रहे हैं, और इसीलिए बच्चे के पास कुछ तो है बीमारी से बचने के लिए। दूसरा बेटा, अब अगर तुम्हें सांप ने काट लिया तो हम तुम्हारे शरीर का इंतजार थोड़ा ना करेंगे, तुम्हारा शरीर पहचाने अच्छा ये वाला जहर है, अच्छा चलो इसके अगेंस्ट सेना बनाते हैं। जब तक तुम्हारा शरीर उसको पहचान के मारने की कोशिश, तब तक तो तुम वो सांप का जहर तुम्हें निपटा चुका होगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा हम इंतजार नहीं कर सकते कि तुम्हारा शरीर प्रतिरक्षी बनाए, हम यहाँ पे बने बनाए एंटीवेनम्स दे देते हैं, जहर को जहर काटता है ना, वो वाली बात। दूसरा बेटा टिटनेस टॉक्साइड, टीटी, आपने सुना होगा। अगर चोट लग जाए मतलब जिसमें जंग लगा हुआ कोई चाकू या कोई भी लोहे की चीज़ से, या मिट्टी इट्टी जहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नाम का जीवाणु पाया जा सकता है, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बेटा बहुत खतरनाक होता है, 3 दिन में तो आदमी निपट जाता है, और तुम्हारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में 3 से 7 दिन लगते हैं, ठीक है ना, तब तक तो निपट जाओगे। तो इस कंडीशन में हम बने बनाए टिटनेस टॉक्साइड्स आपके शरीर में डाल देते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आपके शरीर में डाल रहे हैं कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी को खत्म कर दे, वो इफेक्ट ही ना कर पाए आपकी बॉडी को, ठीक है। तो ये निष्क्रिय है, आपका शरीर प्रतिरक्षी नहीं बना रहा है, हम बने बनाए प्रतिरक्षी डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नेचुरली प्रतिरक्षी मिल रहे हैं माँ से, या तो अपरा द्वारा गर्भावस्था में, या बेटा प्रसव होने के मतलब दुनिया में आने के बाद माँ के दूध से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा, अगला है आपका एलर्जी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया आईजीई प्रकार का जो आपका प्रतिरक्षी होता है, ये एलर्जिक अभिक्रिया में जिम्मेदार होता है, एलर्जिक अभिक्रियाओं के लिए या प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार। एलर्जी कुछ नहीं, आपका इम्यून सिस्टम जब पगला जाता है ना, है ना, छोटी सी बात का पता, मतलब बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, वो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र का किसी भी प्रतिरक्षी या प्रतिजन के विरुद्ध एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दिखाना, है ना। नॉर्मली आपके शरीर में धूल का कण गया तो आप छींकोगे उसको बाहर निकालने के लिए, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप छींक दोगे। लेकिन अगर एक धूल का कण गया और आप छींकते ही रह गए, छी अच्छी 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 अच्छी, तो ये क्या, आपका इम्यून सिस्टम पगला ही गया ना, छोटी सी बात का उसने पतंगड़ बना लिया। एक धूल का कणी तो गया था ना, एक बार छींक के निकाल देता। तो किसी भी बाहरी रोगजनक या प्रतिजन के कोई भी ये प्रतिजन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये रोगजनक ही हो, ठीक है। इवन किसी को मूंगफली के दाने से भी एलर्जी होती है, साबुदाना से एलर्जी है, बैंगन से एलर्जी है, ठीक है। अब ये कोई एलर्जी वाली चीज़ है, खाने की चीज़ें है ना, तो एलर्जी किसी को किसी से भी हो सकती है, कुछ नहीं। आपका इम्यून सिस्टम किसी को भी मतलब ना, ये अपना नहीं है, उसको मारेगा पकड़ के, ठीक है। और किसी भी ऐसे बाहरी प्रतिजन के खिलाफ आपका शरीर जब ओवर रिस्पॉन्ड कर देता है, उसको बेटा हम एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी के लिए आपके आईजीई जिम्मेदार होते हैं। और एलर्जी किससे होती है बेटा, उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। जिन भी प्रतिजन के अगेंस्ट एलर्जी होती है उसको बेटा हम एलर्जेंस बोल देते हैं। अब ये एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, ये धूल के कण हो सकते हैं, मैंने बताया मूंगफली, साबूदाना, बैंगन, और किसी को भिंडी से भी एलर्जी होती है। सोचो, हमें तो इंसानों से एलर्जी है, हमें नेगेटिव पीपल से एलर्जी, कोई नेगेटिव आएगा तो हम भड़क जाएंगे ठीक है। तो आपके कुत्ते बिल्ली हैं अगर आपके घर में, तो उनके जो डैंडर होता है, जो मतलब बाल वाले, उससे किसी को एलर्जी होती है, तो कुछ भी हो सकता है, एलर्जन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए, आपका आईजीई जिम्मेदार है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो बहुत ज़्यादा छींकना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, स्किन एकदम लाल हो जाना, खुजली बहुत ज़्यादा चलने लग जाना, ये बेटा सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा के केस में, ये सब बेटा एलर्जी के लक्षण होते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकते हैं, तो आपके जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, जो कि याद करिए मैंने आपको पढ़ाया हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन का स्राव करती हैं। तो मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन का बहुत ज़्यादा स्राव, या मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन के स्राव के कारण बेटा इसके लक्षण आते हैं। और इसका उपचार क्या है, तो हम इसमें एंटी हिस्टामिन्स दे देते हैं जो हिस्टामिन के प्रभाव को कम कर दे, हम इसमें एड्रेनलिन दे देते हैं, हम इसमें स्टेरॉइड्स दे देते हैं, ठीक है, जो कि इसके प्रभाव को कम कर देते हैं या जो भी लक्षण है उनको शांत कर देते हैं। फिर आता है आपका स्वप्रतिरक्षा।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑटो इम्यून मतलब आपका इम्यून सिस्टम भूल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इम्यून सिस्टम का काम है, प्रतिरक्षा तंत्र का काम है पकड़ के बाहरी को मारना, कि ये बाहर वाला है इसको मारो। लेकिन कभी कभी आपका प्रतिरक्षा तंत्र बाहर और अपनी कोशिकाओं में अंतर नहीं कर पाता और वो अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाता है, ठीक है। जिसके कारण बेटा आपका प्रतिरक्षा तंत्र अपनी कोशिकाओं को मार रहा है, मतलब ये हो गया आपका ऑटो इम्यून। आपका इम्यून सिस्टम ऑटो अपने ही सेल्स को मारने का। अब इसका कारण नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कई बार जेनेटिक हो सकता है। एग्जैक्ट रीजन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज स्टिल नॉट नोन, नहीं पता क्या है, क्यों होता है ऐसा, पर होता है, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण यहाँ से बेटा आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ये इस साल भी आया था 2024 में, ये आपका 2018 में भी आया था। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के एग्जांपल आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस हमने लोकोमोशन में पढ़ा था, आपका माइस्थीनिया ग्रेविस हमने लोकोमोशन में पढ़ा था। इसके अलावा आपका ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन शीथ जो होती है उससे रिलेटेड है। ल्यूपस हो गया, इस साल ही एग्जाम्पल आया था। टाइप 1 डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्या होता है? मधुमेह, जिसमें आपकी पैनक्रियाज की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस की, वो इंसुलिन बनाती हैं। तो इसमें क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, आपका इम्यून सिस्टम उन्हीं बीटा सेल्स को ही मारने लग जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता है, कम बन पाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है बनाता कौन है? तो प्रतिरक्षा तंत्र बनाने के लिए बेटा आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ठीक है, लसिकांग होते हैं। अभी लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक, एक होते हैं द्वितीयक। प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पर जो भी आपके लसिकाणु हैं वो बन रहे हैं और उनका परिपक्वन हो रहा है, वो मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट भी नहीं हो जा रहे हैं। आप ये समझ लो, द्वितीयक लसिकाणु वो होते हैं, द्वितीयक लसिकांग वो होते हैं जहाँ पर आपके प्रतिरक्षी, मतलब ये एक तरीके से अखाड़े हैं, यहाँ आपके प्रतिरक्षी आ जाएंगे और प्रतिजन को यहीं पकड़ के मारेंगे द्वितीयक लसिकांग में, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन जो होता है वो बेटा आपके द्वितीयक लसिकांगों में होता है। तो प्राथमिक लसिकांग के एग्जाम्पल हो गए आपके बोन मैरो, आपकी थाइमस ग्रंथि। बोन मैरो में जो लसिकाणु बेटा डिफ्रेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको बेटा हम बी लसिकाणु बोल देते हैं, और थाइमस ग्रंथि में जो होते हैं उनको बेटा टी लसिकाणु बोलते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक लसिकांग क्या है? जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी, जहाँ पे लड़ाई होती है वास्तव में प्रतिजन प्रतिरक्षी की। तो इसमें आपके कई सारे एग्जाम्पल, जैसे आपकी जितनी भी लसिका गांठें, आपके जो टॉन्सिल्स हैं ये भी एक तरीके के लसिका गांठें हैं, ठीक है। आपकी जो छोटी आंत में जो क्षुद्रांत्र है, इलियम है, वो भी एक तरीके की लसिका गांठें हैं जिनको हम पेयर्स पैचेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बेटा आपकी प्लीहा, स्प्लीन हो गई, लसिका गांठें हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया माल्ट, म्यूकॉइड एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नीट 2019 का क्वेश्चन है, स्टार बना रही हूँ। ये बेटा आपके कुल लसिकांगों का, द्वितीयक लसिकांगों का 50% केवल माल्टी उपस्थित होता है। अब आपकी जितने भी आंतरिक पथ हैं, आहार नाल ले लो, श्वसन पथ ले लो, आपकी जनन पथ ले लो, जितने भी आंतरिक पथ हैं उन सभी में एक म्यूकस, इंटरनल लेयर म्यूकस है, ठीक है, म्यूकोजा है। अब ये म्यूकोजा में बेटा आपका जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है उसको म्यूकस एसोसिएटेड या म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे आपके ऐसे आंतरिक पथ हैं, आहार नाल हो गई, आपके श्वसन पथ हो गया, आपका जनन पथ हो गया, ठीक है। उन सभी में जो आपका म्यूकोजा है वहाँ पर आपका जो लसिकांग ऊतक उपस्थित होता है उसको हम माल्ट बोलते हैं, और ये कुल इसका 50% होता है। ये हो गया आपके द्वितीयक लसिकांग, ठीक है। अपेंडिक्स हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमिरूपी परशेषिका, है ना। तो प्राथमिक लसिकांग जहाँ पर लसिकाणु आपके बनते हैं, विभेदित होते हैं, ठीक है, परिपक्व होते हैं, और द्वितीयक लसिकांग होते हैं जहाँ पर ये आकर के भिड़ते हैं प्रतिजन से, ठीक है, कौन? प्रतिरक्षी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दो रोग पढ़ने हैं, एड्स और कैंसर। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक ऐसा रोग है जो जन्म से नहीं है, आपने अपने पूरे जीवन काल में उपार्जित किया है, ठीक है। ये एक ऐसा रोग है जिसमें जो इसका रोगजनक होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को ही पकड़ लेता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का काम है ना बाहरी रोगजनक से लड़ना, ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ये आपकी जो CD4 सेल्स होती है जिनको हम हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं, ये आकर के हेल्पर टी सेल्स को अफेक्ट करता है। CD4 सेल्स को ये आके पकड़ लेता है कि आओ तुम ही थे ना जो एंटीबॉडीज बनवा रहे थे, हम तुम्हें ही पकड़ लेंगे। अब एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो रहा है, ठीक है। इसका जो रोगजनक है वो है बेटा एक विषाणु, वायरस, जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो बेटा आपका एड्स है, सबसे पहला केस इसका 1981 में देखने को मिला था। अच्छा, ये जो आपका HIV है एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है, ठीक है, RNA वायरस है, इसको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। 1981 में पहला केस मिला था, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो इतने सालों में एड्स से
करोड़ों मौतें हो चुकी हैं, करोड़ों, 2.5 करोड़ से ज़्यादा ही हो चुकी है अब तो मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब संक्रमण कैसे हो सकता है एड्स का? तो सबसे पहली बात, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको एड्स है, ठीक है, अगर आप उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं उससे। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसकी यूज़ की गई सुई, उसके यूज़ की गए ऐसे कोई भी डिवाइस, मतलब डिवाइस ना बोल के हम, ऐसा कोई भी जैसे ब्लेड हो गया या कुछ भी ऐसा जिसमें उसका खून या उसके शरीर का कोई भी तरल लगा हो। ठीक है, अब जो लोग नशा करते हैं, नशे में उनको थोड़ा ना पता किसका इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों में एड्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि वो सुइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई अपने वेन में डाल रहा है, फिर उसी की सुई लेके आपने अपनी वेन में डाली, तो ब्लड से ब्लड कॉन्टैक्ट हुआ ना सुई का। ठीक है, इसके अलावा जो भी संक्रमित व्यक्ति है बेटा, उसके मतलब माँ से बच्चे में, संक्रमित माँ से उसके बच्चे में हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें बेटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब वायरस HIV पॉजिटिव होना और एड्स होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति जिसके रक्त में HIV वायरस उपस्थित है उसको हम HIV पॉजिटिव होना बोलते हैं, लेकिन उसके लक्षण बेटा 3 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में, 10 साल में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश तो कर गया है, लेकिन अभी उसने लक्षण दिखाने शुरू नहीं किए। तो ये रोगजनक का शरीर में प्रवेश करने से लक्षण दिखाने तक का समय जो होता है बेटा, वो कुछ महीनों से सालों तक का हो सकता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है बेटा? तो इसके लक्षण में बार बार बुखार आएगा, दस्त लग जाएंगे, अचानक से वेट लॉस हो जाएगा, 8-10 किलो एकदम से कम हो गया। ठीक है, अब क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम वीक होते ही जो आपको बीमारी लगती है वो लगती है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होने वाला ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी हो गया, टीबी हो गया, फिर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कैंडिडियासिस वगैरह हो सकता है। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो आपका टॉक्सोप्लाज्मिक इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एक बार आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया फिर तो थोड़ी थोड़ी बीमारियां लगती ही रहेंगी। ये हो गया बेटा आपका। अच्छा, पता कैसे लगेगा कि एड्स है? तो उसके लिए बेटा फिर ब्लड टेस्ट किए जाएंगे जिसमें आपका PCR किया जाएगा। ठीक है, PCR आपको सबको पता है, अभी कोरोना के टाइम पे RT-PCR सबने करवाया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के साथ। फिर एलाइजा करते हैं, और अगर उसमें भी हमें आ गया कि पॉजिटिव ही है, एलाइजा बताऊंगी मैं आपको बायोटेक में, वैसे पढ़ना नहीं है आप लोगों को, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे बेस्ड होता है। कंफर्मेशन करने के लिए फिर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, ये भी आया हुआ है आपके नीट में, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काम कैसे करता है? तो देखो होता क्या है बेटा, जो एड्स का वायरस होता है, ये HIV, ये आपके शरीर के, मैंने क्या बोला, CD4 सेल्स जो हेल्पर T सेल्स हैं उनको प्रभावित करता है। साथ ही आपके शरीर की जो महाभक्षाणु कोशिकाएं होती है, मैक्रोफेजेस, ये उन पर अटैक करता है। ठीक है, अब एक और चीज़ जहाँ से नीट में क्वेश्चन आया वो ये कि एड्स का जो वायरस होता है बेटा, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इस वायरस के अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, और इन RNA से DNA बनाने के लिए यहाँ पर 2 प्रोटीन होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, तो क्या होता है एड्स HIV वायरस के पास? तो इसके पास 2 तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं एक जैसे, और उन RNA से DNA बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं 2। ठीक है, अब होता है क्या, ये आपके शरीर में आया, इसने आते ही आपके CD4 सेल्स को अटैक किया। अच्छा, तुम ही थे जो एंटीबॉडीज बनवा रहे थे, आओ तुम्हें ही हम नष्ट कर देंगे। CD4 सेल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर जाकर के क्या करते हैं, ये अपना RNA उसके अंदर भेजते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, और RNA के साथ साथ ये प्रोटीन भेजते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA बनवाता है, और DNA डबल स्ट्रैंडेड हो गया। अब ये DNA आकर के बेटा इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके साथ आकर के ये मिल जाएगा। अब शरीर किसी भी कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? उसका केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी कौन? उसका आनुवांशिक पदार्थ। तो अब ये कोशिका का DNA इस वायरस के DNA के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि वायरस का DNA आके लग गया ना, मतलब ये कोशिका वायरस का DNA कंट्रोल करेगी। और फिर बेटा ये क्या करती है, ये अपनी ही जैसी खूब सारी कॉपीज बनवाती है, प्रतिकृतियां बनवाती है, और ये प्रतिकृतियां निकल करके अगली कोशिकाओं पे अटैक करती है, CD4 सेल्स और आपके मैक्रोफेजेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके CD4 सेल्स जो होते हैं जिनको हम हेल्पर T सेल्स बोलते हैं ना, सहायक T कोशिकाएं, सहायक T कोशिकाएं या T लसिकाणु, ये बेटा इनकी जो संख्या होती है वो एकदम से गिरने लग जाती है। ठीक है, यहाँ आपके महाभक्षाणु पे भी अटैक करते हैं, मैक्रोफेजेस पे भी अटैक करते हैं। ठीक है, पर मेनली CD4 सेल्स। अब ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एड्स के लक्षण दिखते कब हैं? कब दिखते हैं एड्स के लक्षण? ये बार बार बुखार आना और ये सब होना, जब CD4 सेल्स का काउंट बहुत कम हो जाता है तब एड्स के लक्षण दिखने शुरू होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
अब सुरक्षा ही बचाओ, तो बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एड्स का अब तक कोई उपचार मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इससे बचाव ही आपकी सुरक्षा है, बच लो। तो बच कैसे सकते हैं? यूज़ कॉन्डोम्स। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपको यौन संबंध बनाना है और उसको एड्स है, बनाना ही है यौन संबंध, तो फिर सुरक्षित बनाइए ना, है, निरोध का इस्तेमाल करिए। और उपचार में बेटा मैंने कहा कोई ऐसा उपचार नहीं है, लेकिन हाँ एंटीवायरल हम दवाइयाँ दे देते हैं, जैसे ज़िडोबुडीन वगैरह, ठीक है। ये हो गया आपका एड्स। अगला है बेटा आपका कैंसर। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक तरीके से आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, वो आपके शरीर में कभी भी कोशिका का विभाजन एक कारण से होता है, ज़रूरत है तो कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक है। कैंसर के केस में ये जो कोशिका विभाजन हो रहा है, ये बिना मतलब से हो रहा है और हुए ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड जो सेल डिवीजन आपकी बॉडी में हो रहा है, उसको बेटा हम कैंसर बोल देते हैं, ठीक है। यही बेटा कैंसर जब अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन होता है तो गांठें बन जाती हैं, और इस गांठ को बेटा हम ट्यूमर या अर्बुद कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं सामान्य कोशिकाओं से थोड़ी अलग हो जाती हैं। जैसे सामान्य कोशिका मैंने क्या बोला, जरूरत होने पर विभाजन करेंगी ना, और जितनी जरूरत है उतना विभाजन करेंगी, क्योंकि वो नियंत्रण में है, आपके सीएनएस के नियंत्रण में, आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसको नियंत्रित कर रहा है, देखो इतना ही विभाजन करना। वो विभाजन कर रही है, जितनी जगह खाली है, चोट लगी, वो खाली जगह हो गई, वो विभाजन कर रही है। और जैसे ही पड़ोसी कोशिकाएं मिली, अच्छा यहाँ तक ठीक है, तो हमें यहीं तक विभाजन करना था, और वो जैसे ही पड़ोसी सामान्य कोशिकाओं के कांटेक्ट में आई, उनके टच में आई, वो वहीं पर विभाजन रोक देंगी, नियंत्रित वे में हो रहा है। कैंसर कोशिकाओं में जो ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन, सामान्य कोशिकाओं के कॉन्टैक्ट में आते ही वो विभाजन करना इनिबिट कर देंगी, रोक देंगी। कैंसर कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो चुकी होती है, तो ये जब विभाजन करना शुरू करें पागल हो जाती हैं। ये सामान्य कोशिकाओं से मिलेंगी तो भी ये विभाजन करती रहेंगी, अच्छा तुम कौन हो, हम है राजा, ठीक है, और ये विभाजन करती रहेंगी। तो ये सामान्य कोशिकाओं के कांटेक्ट में आने के बाद भी विभाजन नहीं रोकेंगी, और धीरे धीरे बेटा फिर उस एरिया में ब्लड तो उतना ही आ रहा है, जरूरी पदार्थ तो खाने पीने के उतने ही आ रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने जगह के लिए सामान्य कोशिकाओं के साथ कम्पीट किया, जगह मार ली, सामान्य कोशिकाओं को धक्का देके बढ़ती गई। फिर जो वहां पे खाना आ रहा था, जो रक्त खाना लेकर के आ रहा था, ऑक्सीजन लेके आ रहा था, इन्होंने वो भी छीन ली, सामान्य कोशिकाओं तक वो भी नहीं जाने दिया। तो इस तरीके से बेटा ये उसी जगह पे बढ़ता रहता है, इसको ज्यादा पोषण मिल रहा है, जगह भी खूब मिल ही रही है पड़ोसी कोशिकाओं को मार मार के, तो ये फैलता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टीज में खत्म हो जाती है। अब जो ट्यूमर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका बिनाइन ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं सुदम, और दूसरा होता है आपका मैलिग्नेंट जिसको हम बोलते हैं दुर्दम, ठीक है। सुदम जो होता है, जैसे सपोज इस एरिया में आपको सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, वो सुदम इतने ही बीच में फैला रहेगा, इसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, कि जिस लोकेशन पे वो शुरू हुआ था उसी लोकेशन तक रहेगा, फैलेगा नहीं वो। लेकिन जो दुर्दम होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये क्या करते हैं बेटा, पहले तो ये जगह के लिए लड़ते हैं, फिर ये खाने के लिए लड़ते हैं, फिर इन्हें पता अच्छा लगता है अच्छा खाना ये ब्लड से आ रहा है, तो ये ब्लड में ही एंटर कर जाते हैं, और जब ब्लड में एंटर कर जाएंगे तो ब्लड तो पूरी शरीर में घूम रहा है, तो ये भी ब्लड के साथ पूरे शरीर में घूमने लग जाते हैं, जहां मन करता है उसी अंग में निकल जाते हैं, और जहां अंग में पहुंचते हैं वहीं पर ये वापस से अपना डिवीजन शुरू कर देते हैं, ट्यूमर बना। तो इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, ये सारे अंगों में जा करके अपनी वृद्धि शुरू कर देते हैं। मतलब ये यही सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है कैंसर की। बिनाइन ट्यूमर है तो लोकलाइज है, उसको सही समय पे पता लग जाए तो उसको ठीक से पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर को ट्रीट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि पूरे शरीर में फैल चुका है ना, क्या क्या काट के निकालोगे आप, है ना। ये हो गया। अब कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं, तो कैंसर फैलाने वाले बेटा जो भी, या कैंसर का जो भी कारण है उसको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। अभी कार्सिनोजेंस बेटा आपके फिजिकल हो सकते हैं, जैसे कोई रेडिएशन, आपने सुना होगा ना यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है, ठीक है। तो ये आपकी रेडिएशंस हो सकती हैं, एक्सरेज हो सकती हैं, गामा रेज हो सकती हैं, यूवी रेज हो सकती हैं। ये आपके केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे आपने सुना जो लोग बहुत टैटू वैटू करवाते हैं कभी कभी उनको भी कैंसर हो जाता है ना, तो टैटू में जो डाइज या केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो। फिर जो लोग तम्बाकू खाते हैं उसमें कुछ ऐसे रसायन है जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके रासायनिक। इसके अलावा कुछ जैविक, कुछ ऐसे वायरसेस हैं, इनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं। इन वायरसेस के पास कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी है। फिर एक होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, हमारे ही, आपने सुना होगा ना कई बार ऐसा होता है कि अरे वो तो ना दारू उसने कभी छुई, वो तो तम्बाकू, अरे वो तो सौंफ इलायची भी नहीं खाता था, उसको कैंसर हो गया, तो वो चौंकने वाली बात होती है ना। तो कई बार क्या होता है बेटा, हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑन्कोजेनिक है, मतलब सामान्य कोशिकाएं हैं, पर किस अवस्था में उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी शो कर दे, ठीक है।
या इनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। उनके जो जीन्स हैं, जो उनके आनुवांशिक पदार्थ हैं, वो किस अवस्था में ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी शो कर दें, ये नहीं पता। अक्सर बेटा ऐसा उनमें होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री कैंसर की होती है, ठीक है। घर में किसी को अगर पिछली पीढ़ी में कैंसर होता है तो उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो हो सकता ऐसा होता है जिनकी कैंसर की हिस्ट्री होती है, वो लोग थोड़ा इन सब चीज़ों से बच के रहते हैं ना, कि नहीं हमारे तो इनको भी था, दादाजी को भी था, इनको भी था, हम ये सब नहीं लेते। लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स हो सकते हैं मैं कह रही हूँ, है ना। और वो कब अपने आप को डोमिनेट कर दें नहीं पता। तो ये हो गए बेटा कुछ कारण। अब पता कैसे लगता है कैंसर, कोई गांठ वगैरह है तो बेटा उससे हम टिश्यू निकाल करके एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, बायोप्सी हो गया, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर कोई इंटरनल ऑर्गन वगैरह का मतलब है तो उसमें हम एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, हम एक्सरे वगैरह करते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं। उपचार, ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले कीमोथेरेपी, गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। अब कीमोथेरेपी में आपने सुना होगा कैंसर की जो दवा गोलियां होती हैं बेटा, उसमें बाल झड़ना उसका एक मेन साइड इफेक्ट होता है, अनीमिया उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो कीमोथेरेपी जिसमें हम गोलियां देते हैं, रेडिएशन थेरेपी जिसमें हम रेडिएशन से सेल्स को मार देते हैं। तीसरा सर्जरी, अगर कोई एक अंग को छोटा सा भाग प्रभावित है तो सर्जरी करके उसको निकाल दो। और चौथा है बेटा आपका इम्यूनोथेरेपी। और कई बार हम सारी थेरेपीज एक साथ देते हैं, हम केमिकल भी उसको दवाइयाँ भी दे रहे हैं, हम सर्जरी भी कर रहे हैं, हम रेडिएशन से भी एक्सपोज, तो हम कई बार सारी थेरेपीज एक साथ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका कैंसर। इसके बाद बढ़ते हैं, आपका बहुत हल्का सा टॉपिक है, ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग या कुप्रयोग। देखो बेटा ड्रग्स क्या होते हैं, अगर हम ये बोलें ड्रग्स गंदी चीज़ें, ड्रग्स गंदी चीज़ें नहीं होती। आप मेडिकल फील्ड में जब जाएंगे तो आपको पता है जो दवाइयाँ हैं इनको भी हम ड्रग्स ही कहते हैं। जब आप सेकेंड ईयर एमबीबीएस में जाएंगे तो आप फार्मेकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो फार्मेकोलॉजी में आप ड्रग्स पढ़ रहे हैं, है ना। जुकाम के लिए कौन सी दवाई देते हैं, हाई बीपी के लिए कौन सी दवाई देते हैं, उन ड्रग्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, इंसोम्निया को, नींद नहीं आना, ठीक है, अवसाद है, डिप्रेशन है, रेस्टलेसनेस रहता है, जो भी है, इन सब के लिए बेटा जो हम दवाइयाँ देते हैं इन सबको हम ड्रग्स ही बोलते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी डिपेंडेंस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे तम्बाकू है, ये सब है, आप एक दो बार ट्राई करोगे लेकिन इनके अंदर मतलब इनके अंदर वो प्रॉपर्टी है कि तुम्हें अपना आदी बना लेंगे, वो वाली चीज़, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जिनके अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि तुम्हें अपना आदी बना लेंगे। तो शुरुआत में तो ज़्यादातर लोग ड्रग्स इसलिए लेते हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, यार ऐसा क्या है, ऐसा क्या नशा हो जाता है, ट्राई करते हैं। तो अक्सर ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, तम्बाकू हो गया, सिगरेट बीड़ी हो गया, पहली बार हमेशा इंसान क्यूरियोसिटी में ट्राई करता है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं ऐसा भी क्या है ना। लेकिन एक दो बार जब ट्राई करते हैं, अरे यार कुछ नहीं होता, हमें तो कुछ नहीं होता करके वो फिर धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा होता है जब उनको इसकी लत लग जाती है और आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपको इसकी लत लग गई। आपको ये लगता नहीं हम तो ऐसे, इसको बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा मतलब इस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं तो टीवीज़ को मानती हूँ, वेब सीरीज़ को मानती हूँ, मूवीज़ वगैरह को मानती हूँ, जिसमें जो हीरो या कोई भी एक्ट्रेसेस वगैरह वो इन सब का सेवन करते हैं, और उससे जो न्यू जनरेशन है, जो आप लोग हैं जेनजी टाइप्स है ना, आप लोगों को लगता है अरे यार ये तो कितना कूल लग रहा है, देखो धुआं बना, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना, कितना कूल लग रहा है ना, वो कूल एटीट्यूड आपको उसकी तरफ खींचता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को बिगाड़ने और इन सब में इन्हीं का रोल है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बेटा जो ड्रग्स का अल्कोहल जो मिसयूज़ होता है वो है बेटा आपके ओपियोइड्स, वो है आपके कैनाबिनॉइड्स और आपके कोका अल्कोलॉइड्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा भी बार्बिचरेट्स हो गए, एम्फेटामीन्स हो गए, आपका मॉर्फिन हो गया, ठीक है, फिर आपके बेंजोडाइजेपिन्स हो गए, इनके भी बेटा मतलब मिसयूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से ज़्यादातर ये सारे जब आप पढ़ेंगे ना तो ये सारे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। ये क्लासेस हैं दवाइयों के, ड्रग्स के ये क्लासेस हैं, इनके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है ना। इनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके नींद नहीं आने की समस्या को डील करते हैं, लेकिन दवाई दवाई की तरह ली जाती है, डिपेंडेंसी वो मतलब बोलते हैं कि उस पर लत लग जाना। तो दवाई को दवाई की तरह लेना और उसकी लत लग जाना अलग अलग चीज़ें। लत लगना है इस दवाई का कुप्रयोग, ड्रग्स का कुप्रयोग, ठीक है। दवाई को दवाई की तरह लेना आपका उपचार है वो, ठीक है ना। इसमें से कुछ ऐसी दवाइयाँ जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए ली जाती हैं, कुछ एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए। मॉर्फिन तो बेटा सर्जरी वगैरह के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए, नींद आ जाए सर्जरी के बाद जल्दी हीलिंग होगी, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लोगों को लगता है यार बढ़िया दवाई से खाते ही नींद आती है, हम सब दुख दर्द पीड़ा भूल जाते हैं, तो उनको फिर लत लग जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बेटा, जो आपके 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले आपका ओपियोइड्स। ओपियोइड्स बेटा आपका पेपेवर सोमनीफेरम नाम का एक पौधा होता है जिसको हम अफीम या पोस्त का पौधा बोलते हैं,
उससे बेटा निकाला जाता है। अब उसके भी लेटेक्स, लेटेक्स क्या होता है, वो जो दूध जैसा निकलता है, ठीक है, उससे निकाला जाता है। ये जो लेटेक्स होता है बेटा, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, इसकी कोई गंध नहीं है, ठीक है, कोई इसकी खुशबू बदबू कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इसको लिया कैसे जाता है, या तो सूंघ करके या इसके इंजेक्शंस लिए जाते हैं, आईवी, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसके जो ग्राही होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके जठरांति पथ में पाए जाते हैं। और ये होते क्या है बेटा, ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। मॉर्फिन का एसिटिलीकरण होने के बाद बेटा बनते हैं आपके ये ओपियोइड्स, ठीक है। इसको हम कॉमनली हेरोइन, स्मैक इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, सफ़ेद होते हैं, गंधहीन होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, दानेदार होते हैं। पेपिवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से निकाले जाते हैं और ये एक तरीके से डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट मतलब आपको बिल्कुल आपके शरीर के अंगों को बिल्कुल ऐसे ढीला कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपके ओपियोइड्स। तो आपको यही पता होना चाहिए जो मैंने लिखा है। फिर आते हैं आपके कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, कि बस मैं तो शॉट पे शॉट ही मारता जाऊंगा वो, या फिर जो ये WWE वगैरह में जो रेसलर्स होते हैं, अरे कि हम अगर पिट भी जाएंगे तो हमें दर्द नहीं होगा, हम अगले वाले को खूब मार के आएंगे, हम बिल्कुल ऐसे ओवर चार्ज हो जाते हैं। उसके लिए बेटा कैनाबिनॉइड्स का इस्तेमाल, मतलब ये मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्रग्स जो आपके क्रिकेटर्स हैं, रेसलर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनके द्वारा इसका मिसयूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स बेटा आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। इसको भी या तो स्नॉट करके, मतलब सांस के साथ खींच करके, या बेटा इसको ओरली मतलब मुंह से लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसीलिए आप एकदम एनर्जेटिक से हो जाते हो, ठीक है। खिलाड़ियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। ये बेटा आपका कैनाबिस सटाइवा नाम का जो पौधा होता है, उसके अलग अलग, उसकी पत्ती, उसके फूल, उसके जड़ और जो उसकी तना वना, उसके अलग अलग पार्ट से बेटा ये चरस, गांजा, marijuana, हशीश, ये सब कुछ जो भी है वो इसी से अलग अलग पादों, मतलब अलग अलग भागों से निकाला जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका कोका एल्कलॉइड्स, या इनको हम बोलते हैं कोकेन, इसको हम बोलते हैं कोक, इसको हम बोलते हैं क्रैक, ठीक है। ये बेटा आपका निकाला जाता है एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक पौधा है मुख्यतः, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन में डोपामीन के ट्रांसफर, डोपामीन एक तंत्रिका संचारी है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये उसके कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है, ठीक है। ये भी बेटा सांस द्वारा स्नॉट किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके CNS है, मतलब ये एक तरीके से ना आपको हेलुसिनेशन, आपने वो मूवी देखी होगी एक, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, दूसरी वाली जो थी जिसमें उसको गांधी जी दिखना, हेलुसिनेशन समझते हो, आप जो सोचते हो आपको लगता है आपके आसपास वही हो रहा है, ठीक है। आप यूफोरिया वाली फीलिंग आ जाती है, आपको सब अच्छा अच्छा ही लगता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, मतलब आपको लगता है आप दुनिया से बिल्कुल परे हो गए हो, वो वाला बेटा इसका अफेक्ट होता है, ठीक है। आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग, यूफोरिया जिसको हम बोलते हैं ना, दुनिया से थोड़ा अलग करना, और हेलुसिनेशन, आप सोचते हो आपके साथ अच्छा अच्छा है तो आपको अपने आसपास से वही दिखता है। तो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं कि अरे यार इसको लेता हूँ तो मुझे दुख दर्द वगैरह याद ही नहीं रहते, मैं अपनी अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ, ऐसा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनका हेलुसिनोजेनिक, इसको हम बोलते हैं हेलुसिनोजेनिक, विभ्रम, विभ्रम मतलब हेलुसिनोजन, ठीक है। तो विभ्रम के लिए धतूरा हो गया, इसके अलावा आपका एट्रोपा बेलेडोना हो गया, ये भी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका विभ्रम, हेलुसिनेशन, जिसका हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होता है, हेलुसिनोजेनिक, ठीक है, विभ्रम पैदा करते हैं ये। फिर और क्या है बेटा जिनका इस्तेमाल होता है, तो तंबाकू हमें पता ही है, हमारे इतिहास में इसका वर्णन है कि हमारे इतने 400 साल से ज़्यादा पहले से तंबाकू वगैरह इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब ये जो बेटा ड्रग्स हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो देखा गया है यूज़, वो 12 से 18 साल वाली जो आयु वर्ग के लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, एडोलेसेंस क्या है, बचपन और जवानी के बीच की जो बेटा एक कनेक्टिंग लिंक है, उसको हम किशोरावस्था बोलते हैं ना। और यही वो टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा हम नई नई चीज़ें सुनते हैं और हमें मन करता है एक बार ट्राई करके देखते हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है ना। तो यही सबसे ज़्यादा बेटा वो पीक टाइम होता है जिसमें बच्चे की बिगड़ने की उम्र होती है, जिसमें वो इन गलत संगतों में पड़ सकता है। तो इसी टाइम पर बेटा ये इन सब चीज़ों को ट्राई करता है, और कब वो इसका आदी हो जाता है उसको खुद को नहीं पता है, और आदी हो जाता है तो अगर उसको वो चीज़ ना मिले तो कहीं ना कहीं वो पागल हो जाता है। और ठीक है चलो, फिर उसको धीरे धीरे अगर एहसास भी होता है, हम उसे समझाते हैं देखो ये गलत है, तुम इतना पैसा यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो, तो वो कसम खाता है ठीक है आज से मैं नहीं छूंगा। उसको एकदम से अकल आती है जब वो विभ्रम की दुनिया से बाहर आता है ना, फिर वो कहता है नहीं आज से मैं ये सब नहीं करूँगा।
इसको बेटा हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। एकदम से अगर उसने जिस चीज़ का उसको वो नशा करते आ रहा है महीनों से सालों से, एकदम से अगर उसने उस चीज़ को रोका तो उसके नहीं, उस नशे वाले पदार्थ के नहीं लेने के कारण उसको कुछ लक्षण दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, बहुत सारे लक्षण दिखाई, जैसे उसका जी घबराने लग जाता है, उसको उल्टी आने लग जाती है, उसको चक्कर आने लगता है। मतलब कभी कभी ये विड्रॉल सिम्टम इतने खतरनाक हो सकते हैं कि जैसे अगर कोई इंसान सालों से दारू ले रहा है, ठीक है, और एकदम आपने मन नहीं आज से बिल्कुल दारू नहीं चलेगी, तो हो सकता है वो इतना पागल हो जाए कि वो मर भी जाए इन सारे सिम्टम्स के चलते। ठीक है, तो हमेशा अगर इस तरीके के नशे छुड़वाने हैं तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, धीरे धीरे इसका डोज कम करना चाहिए। ठीक है, ताकि इस तरीके के लक्षण ना आए। और कई बार ऐसा होता है सही लक्षण आ रहे हैं, आपने एकदम से छुड़वा दिया लक्षण, आप उसको अचानक से वो चीज़ दे दो जिसका वो आदि है, उसके लक्षण फिर से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, विनिवर्तन संलक्षण होते हैं। फिर आता है आपका ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स और एल्कोहल्स लेते हैं, अब ड्रग्स में स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, जिससे कि मतलब जो स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं ज़्यादातर ड्रग्स में जो इंजेक्शन लिए जाते हैं स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें। ठीक है, अब ये स्टेरॉइड्स के कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, जो आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स हैं। अब औरतें भी ले रही हैं, आदमी भी ले रहे हैं। औरतों में क्या इसके लक्षण आ रहे हैं, आदमियों वाले लक्षण आ रहे हैं। ठीक है, आवाज़ एकदम भारी हो जाएगी, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आएगा, मूड स्विंग्स, एकदम से खुश है, एकदम से पागल हो जा रहे हैं। ठीक है, डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर महिलाएं हैं तो उनमें आर्तव चक्र गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण है जो महिलाओं में देखने को मिलते हैं। पुरुषों में बेटा वैसे ही पुरुष टेस्टोस्टेरोन की वजह से थोड़े आक्रामक होते हैं। ड्रग्स वगैरह जो लोग ज़्यादा लेते हैं इस तरीके के स्टेरॉइड्स, वो और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, बिल्कुल मार पिटाई कर देना, है ना, अगले का सर ही फोड़ देना, उनको भी डिप्रेशन हो जाता है, उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, उनमें फीमेल के कुछ लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियों वगैरह का विकास हो सकता है उनमें थोड़ा ज़्यादा, ये कुछ गंजापन हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं नर में। फिर हम बात करते हैं इससे बच कैसे सकते हैं। तो इससे बचने के लिए देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स की इसमें बहुत भूमिका होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चे को कभी भी अगले से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है। ज़रूरी नहीं है अपना बच्चा आइंस्टीन है तो पड़ोसी का भी आइंस्टीन निकलेगा ही, या पड़ोसी का आइंस्टीन है तो अपना भी आइंस्टीन ही निकलना चाहिए। क्यों भाई, हो सकता है वो पढ़ाई में तेज़, अपना खेलकूद में तेज़ हो सकता है। ठीक है, अपना किसी और आर्टिस्टिक एक्टिविटी सिंगिंग डांसिंग में तेज़ हो सकता है। तो आपके अब अगर आप लता मंगेशकर से आप उम्मीद करें कि वो सिंगर बहुत अच्छी है, उनकी टक्कर का सिंगर कोई नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छी थी, आज भी उनकी टक्कर का सिंगर नहीं है। ठीक है, लेकिन हम सोचें लता मंगेशकर अगर इतनी बढ़िया थी तो उन्होंने मैथ्स ओलंपियाड भी तो टॉप करना चाहिए था, नहीं किया। वो अपने फील्ड में महारत थी ना, हर कोई हर फील्ड में महारत तो जरूरी थोड़ा ना है। ठीक है, ये तो वही हो गया ना कि हाथी, मछली, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, सबसे हम ये उम्मीद करें सब पेड़ कूद के दिखाएं। तो बंदर कूद के दिखा देगी क्योंकि उसकी क्षमता है, हाथी नहीं कूद पाएगा, मछली तो बिल्कुल ही मर जाएगी बेचारी, है ना। तो हर किसी की अपनी क्षमता होती है। तो सबसे पहला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट्स पर कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर ना बनाए कि नहीं उनका तो डॉक्टर, तू भी डॉक्टर बन के दिखा, तू डॉक्टर है, तू किसी काम का नहीं, तूने हमारी नाक कटा दी, क्यों कटा दी भाई, वो कुछ और बन के दिखाएगा, आप उसको मौका तो दो। ठीक है, दूसरा बेटा अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आपको समय समय पर अपने बच्चों को समझाते रहना है, बेटा ये तुम्हारी ऐसी उम्र है, कोई भी बात पता लगे हमें बताना। ठीक है, ऐसी गलत काम, तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ इस उम्र में वो बॉन्डिंग बनानी चाहिए ताकि बच्चा कोई भी अगर गलत काम कहीं सुने देखे तो वो आके सीधे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे। ठीक है, पेरेंट्स से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता सलाहकार, है ना। पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे मेरा बच्चा बिगड़े, तो वो उसको हमेशा अच्छी ही सलाह देंगे। तो अच्छी सलाह तुम दो अपने बच्चों को, उसके लिए तुम्हें अपने बच्चों से ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा माता पिता और समकक्षों से अगर आपको पता लग जाए कि आपका बच्चा कुछ ऐसा है या आपका दोस्त कोई ऐसा है, तो बेटा उसके पेरेंट्स, उसके जो बैचमेट्स जो उसके अच्छे दोस्त हैं, उनसे सलाह ली जा सकती है कि क्या कर सकते हैं इसके लिए या क्या करना चाहिए। आप बेटा इसका साथ दो, मुझसे थोड़ा ये कटता है, पेरेंट्स से अगर बच्चा कटता है तो आप लोग इसके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप इसको समझाइए, शायद आपकी बातें समझ लें। ठीक है, इसके अलावा बेटा पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके लक्षण कैसे जा रहे हैं। कल तक तो वो टॉप करता था, अचानक से पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो हो गया, स्कूल से इसकी कंप्लेंट्स आने लग गई हैं, आजकल ये पढ़ता नहीं है, इसका पढ़ाई में अकेले रहता है, कल तक तो हम सबसे बात करता था, अब ये किसी से बात नहीं करना पसंद करता है, खेलने नहीं जाता। तो पेरेंट्स को उसके लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा बढ़ रहा है,
उसके लक्षण कैसे बदल रहे हैं। अगर लक्षण बदल रहे हैं मतलब गड़बड़ है, ठीक है। और शुरुआती अवस्था में अगर आप उसके लक्षण पहचान लोगे, गड़बड़ पहचान लो, तो आप उसको सही भी जल्दी कर लोगे। लेटर ऑन पहचानने से कुछ नहीं, तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होता है उसका, खुद का, फैमिली का और चीज़ों का। लास्ट में बेटा अगर आपको फिर भी लगता है ऐसा तो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट वगैरह होता है, आप उनके साथ अपने बच्चों को ले जाएं, जो व्यावसायिक जो प्रोफेशनल इसके लिए हैं चिकित्सक, आप उनसे जाकर के सहायता लें, ठीक है। तो ये कुछ इसके रोकथाम के उपाय हैं। दिस इज इट। यहाँ पर खत्म होता है बेटा आपका चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्या है मैं जाते जाते फिर बता दूँ। सामान्य रोग, वहाँ से क्वेश्चन आता है। बहुत बार मैच दी फॉलोइंग आता है, किस रोग का क्या रोगजनक है, ठीक है, कौन से अंग को प्रभावित करता है लक्षण के बेसिस पे। फिर प्रतिरक्षा से क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, आपके एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, एलर्जी से क्वेश्चन आया हुआ है, आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में कौन सा रोग है, ऑटोइम्यून कौन सा नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपके एड्स और कैंसर से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं ये, और ड्रग्स, वो तीन जो मैंने बताया, किसके कहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, कौन कैसे लिया जाता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं। दिस इज इट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मैंने पूरा माइंड मैप में समराइज करने की कोशिश की है, और इसीलिए मैं हर चीज़ लिख करके लाई थी, ताकि हाँ लिम्फॉइड ऑर्गन से क्वेश्चन आता है, माल्ट से 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो PYQs प्रैक्टिस करें और अपना बढ़िया ध्यान रखें। मिलेंगे सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।